हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूँ, जो कि मॉडल पेपर आज आप लोगों का 4 है, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 24 जून को होने वाला है। जो बच्चे आज हमारी पहली क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट, तो वो प्ले लिस्ट पर जाकर इसकी पूर्व की क्लास देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर प्रेस करके वो जो है इसकी पूर्व की क्लासेस देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोगों का जो है 3 मॉडल पेपर हो चुका है, और आज जो कि आप लोगों का ये चौथा मॉडल पेपर है। जैसा कि हमने थंबनेल लगाया है स्टूडेंट की सुपर मॉडल पेपर, ठीक है स्टूडेंट। आज का जो थंबनेल है आपको, ये क्या है, सुपर मॉडल पेपर है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का मतलब 3 यूनिट जो बचा हुआ था उससे लिया गया है स्टूडेंट, जिसमें हम आप लोगों का कवर किए हैं। यूनिट कौन कौन सा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आप लोगों का इस मॉडल पेपर में यूनिट 4 है, यूनिट 5 है और यूनिट 6 है, और उसके अलावा भी मतलब जो है 2 और 3 यूनिट के भी जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मतलब मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 सब मतलब तीनों मॉडल पेपर और प्लस ये चारों आप लोग देख के जाइएगा। अभी भी आप लोगों के पास एटलीस्ट 24 घंटे का तो समय है ही, तो आप क्विक रिवीजन जरूर एक बार करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब बिना समय गंवाए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या है स्टूडेंट, तो पहला प्रश्न है कि निरीक्षण विधि के प्रकार हैं, ठीक है। निरीक्षण विधि के प्रकार हैं, कौन कौन से जो विधि होते हैं वो निरीक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखिए, आपके स्क्रीन पर सामने है। पहला ऑप्शन क्या है, अनियंत्रित निरीक्षण विधि, दूसरा है नियंत्रित निरीक्षण विधि, तीसरा है सामूहिक निरीक्षण विधि, और चौथा है नैदानिक निरीक्षण विधि, और पांचवा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि निरीक्षण विधि के प्रकार क्या है स्टूडेंट, उपरोक्त सभी है स्टूडेंट, ठीक है। यानी आपको क्वेश्चन अगर आए ऐसे भी कि निरीक्षण विधि जो है के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा कि 4 प्रकार के जो है निरीक्षण विधि होते हैं। अगर संख्या में दे आपका तो आप संख्या में इसको बताइएगा, और अगर मान लीजिए ऐसे दे तो याद रखिएगा कि ये जो चारों है ये आपका क्या है, निरीक्षण विधि के प्रकार है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज आप लोगों की क्लास हम मॉर्निंग में ले रहे हैं और छत पर ले रहे हो, तो हो सकता है कुछ मतलब पक्षियों की आवाज़ आप लोगों के कानों तक जाए, तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि नीचे जो है थोड़ा वर्क हो रहा है, इस वजह से आज मुझे खुले छत पे आप लोगों की क्लास लेनी पड़ रही है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनियंत्रित निरीक्षण विधि के प्रकार हैं, ठीक है। अनियंत्रित निरीक्षण विधि के प्रकार है, तो पहला क्या है आपका सहभागी निरीक्षण विधि, दूसरा क्या है असहभागी निरीक्षण विधि, तीसरा क्या है अर्ध सहभागी निरीक्षण विधि, और चौथा क्या है स्टूडेंट, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो अनियंत्रित निरीक्षण विधि है उसके क्या है, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे सकता है स्टूडेंट, आपको ये सब मतलब ये 3 माने दोनों में से कोई एक नाम दे देगा। मान लीजिए इन तीनों में से कोई एक नाम दे दिया कि असहभागी निरीक्षण विधि जो है किस निरीक्षण विधि का प्रकार है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा पहला ऑप्शन मान लीजिए आपका नियंत्रित हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नियंत्रित हो जाएगा, ठीक है। नियंत्रित दे देगा नियंत्रित निरीक्षण विधि, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका अर्ध नियंत्रित विधि, ठीक है, आपका दे दिया, और तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका अनियंत्रित विधि, ठीक है। क्या दे देगा, अनियंत्रित निरीक्षण विधि। तो अब हम क्या बताएंगे, अनियंत्रित निरीक्षण विधि, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या अर्ध सहभागी निरीक्षण विधि ऐसे भी दे सकता है। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन जो है इसके जो ये तीनों पॉइंट्स दिए हैं ना, इन तीनों पॉइंट्स को भी वो हाईलाइट करके क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, सहभागी निरीक्षण विधि के दोष हैं। दोष करके स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है, आपको हानियाँ करके भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दोष, हानियाँ, या फिर क्या है सीमाएं करके भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। हानियाँ, सीमाएं या दोष। तो अब देखिए इसके क्या क्या हानियाँ
श्रेणियाँ और या क्या सीमाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तटस्थता का अभाव, पहला ऑप्शन है तटस्थता का अभाव, दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता का अभाव, तीसरा ऑप्शन है निरीक्षक की कठिनाई, ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका चूक जाने का खतरा, यानी भूल चूक जो होता है ना, मिस्टेक होने का खतरा, और पांचवा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी पे हम जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसका जो है आपका पांचवा आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, पांचवा पॉइंट, ठीक है। अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा है कि असहभागी निरीक्षण विधि के लाभ हैं, ठीक है। असहभागी निरीक्षण विधि के क्या क्या लाभ होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने मतलब सारे जितने भी मतलब लाभ होते हैं और महत्व होते हैं, ये सब आपको हम एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट दे दिए स्टूडेंट। देखिए जैसे क्या है, पहला क्या है व्यापक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा क्या है आपका तटस्थ अध्ययन, तीसरा है वस्तुनिष्ठ अध्ययन, चौथा है निरीक्षण विधि, पांचवा है स्टूडेंट आप लोगों का समूह की सुविधा, ठीक है, समूह की सुविधा, और छठा है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा ये पांचों जो है आपके लाभ में आएंगे, ठीक है। लाभ या महत्व, समूह की सुविधा का पर बड़ी की मात्रा होगी स्टूडेंट, ठीक है, समूह की सुविधा, ये सब क्या, ये सब आप याद रखिएगा कि व्यापक क्षेत्र है, तटस्थ अध्ययन है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, निरीक्षण की सुविधा है, समूह की सुविधा, ये क्या है असहभागी जो है निरीक्षण विधि है उसके क्या है लाभ है स्टूडेंट, लाभ है या गुण है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रश्नावली के प्रकार हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन है आपका, प्रश्नावली के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया, संचरित प्रश्नावली, दूसरा ऑप्शन है असंचरित प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन है बंद प्रश्नावली, और चौथा ऑप्शन है खुली प्रश्नावली, और पांचवा है आपका चित्रमय प्रश्नावली। तो अब यहाँ पर क्या हम बताएंगे स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्नावली, तो ये पांचों प्रकार जो है प्रश्नावली के होते हैं। इसलिए अगर आपको ऑप्शन में, तो याद रखिए स्टूडेंट 5-6 ऑप्शन तो नहीं देगा आपको, जब भी क्वेश्चन देगा 4 ही ऑप्शन देगा, लेकिन हम आपको एक जगह इसलिए दे दिए कि आप कभी इधर उधर भटके न, कि मैम ने 3 ही बताया, इसमें चौथा ऑप्शन कौन सा। जैसे मान लीजिए चित्र में प्रश्नावली दे दिया और हम आपको न बता रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो सोचोगे कि चित्र में प्रश्नावली नहीं है। तो इसलिए हम क्या किए, जितना भी मतलब पॉइंट्स उस प्रश्न से रिलेटेड है, तो उसको हम एक ही जगह रख दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो जाए और किसी भी तरह से आपको परेशानी न हो स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो प्रश्नावली के जो प्रकार है संख्या में कितने होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं संख्या में। कौन कौन सा, संचरित प्रश्नावली, असंचरित प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और चित्रमय प्रश्नावली। अब देखिए इसी में से क्वेश्चन आ सकता है कि चित्रमय प्रश्नावली जो है मतलब किसका प्रकार है, अवलोकन का है, ठीक है, अवलोकन विधि का है, साक्षात्कार विधि का है, अनुसूची विधि का है, या फिर प्रश्नावली विधि का। तो हम क्या बताएंगे कि प्रश्नावली विधि का है, ठीक है, यानी आंसर जो है पांचवा सही जाएगा। और टाइप्स में जो है ये पांचों, ये आपके पांचों टाइप्स हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हमने लिख दिया है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निरीक्षण विधि के लाभ है, निरीक्षण विधि के लाभ है। पहला लाभ क्या है स्टूडेंट, तो व्यापक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ अध्ययन, और चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि निरीक्षण विधि के क्या लाभ हैं, तो उपरोक्त सभी हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इस तरह से जो है शब्द, ये देखिए जब प्रतिवेदन जो हम पढ़ाए थे स्टूडेंट, प्रतिवेदन में जो प्रतिवेदन विशेष शब्दावली आती है स्टूडेंट, ठीक है, विशेष शब्द आप बुक में भी आप कहीं कहीं देखते होंगे कि इस तरह से जो है मतलब छोटे छोटे जो है शब्द दिए रहते हैं, तो उनका अर्थ भी पूछ सकता है। तो प्रतिवेदन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमको दिखा, तो हमने सोचा कि आपको बता दें। देखिए बी के और बी के एस शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको क्वेश्चन अगर आए तो याद रखिएगा बी के से बी के दिया जाएगा तो उसका मतलब बुक होता है, और बी के एस देगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, आई ई, ठीक है, स्मॉल आई और ई तो आप हमेशा देखते हैं बुक में लिखा रहता है, का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कि डैट इज, क्या होता है स्टूडेंट, डैट इज होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो यहाँ पर है कि ई जी, ठीक है, यानी ई और जी लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल। ई जी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर क्या सी ओ एल
COLS शब्द का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कॉलम या कॉलम्स। इसका मतलब क्या होगा, कॉलम होगा और यस लग गया तो कॉलम्स हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है कि संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या होता है स्टूडेंट, संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है। आप लोग डिजर्टेशन बनाए होंगे, सॉरी अभी जो लघु शोध का रिसर्च प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा, तो उसमें जो लास्ट वाला चरण, जो 8वां चरण जो होता है वो क्या होता है, आपका संदर्भ ग्रंथ सूची ही होता है, जिसको हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है कि वह ग्रंथ जिसमें अनुसंधानों का विवरण है, फिर वह सूची जो अनुसंधान के संदर्भ में है, वर्णमाला में दी गई सूची होती है, फिर क्या है, उन ग्रंथ की सूची जिसके आधार पर अनुसंधान कार्य किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो संदर्भ ग्रंथ सूची होता है स्टूडेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मतलब आपने जो समस्या जो हमने लिया, जो समस्या की निदान के लिए हम क्या करते हैं, जो जो जहाँ जहाँ से हमें मैटर मिलता है स्टूडेंट, जैसे बुक से मिला, पत्रिका से मिला, उसके बाद क्या है हम न्यूज़पेपर से लिए, तो ये सब का हम जो है विवरण जो है लास्ट में हम देते हैं कि इस बुक से इस पेज नंबर से हमने ये लिया है। ठीक है, तो जो संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होता है, तो मतलब एक तरह से मान लीजिए हमारा जो है बुकों का एक संग्रह होता है स्टूडेंट। ठीक है, सारा एक जगह मैटर हम कहाँ से ले रहे हैं इसके बारे में जो है बताते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो शोध के सारांश को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, समस्या का मूल, दूसरा ऑप्शन है अंतिम रूपरेखा, तीसरा ऑप्शन समस्या का नक्शा बनाना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा शोध के सारांश को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उपयुक्त सभी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला प्रश्न है ये कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2006 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2006 में। अब अगर मान के चलिए बाल विवाह तो अब बिल्कुल टोटल ही ख़त्म हो गया, लेकिन पहले जैसे हम लोग जब इन चाइल्डहुड मतलब मेरे बचपन के समय में क्या होता था, बाल विवाह का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था। माने बच्चे जो हैं वो मतलब 2-3 में पढ़ रहे हैं और उसी समय क्या होता था उनकी शादी हो जाती थी, वो जान ही नहीं पाते थे कि ये हो क्या रहा है। फिर बाद में क्या होता था, 10 साल बाद उनका गौना रखा जाता था, जिसका कोई मतलब नहीं होता था स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या है बाल विवाह जो है मतलब एक तरह से मान कर चलिए सही नहीं था स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, न तो लड़कियों को पढ़ने का फ्रीडम मिल पाता था ना लड़कों को, और उसके बाद कम आयु में शादी होने पर वो जब एक दूसरे को जान ही नहीं पाए, और एक तरह से मान लीजिए ज़बरदस्ती वाली शादी होती थी, उनको पता ही नहीं चलता था। बाद में जब उनको पता चलता, मान लीजिए लड़का को लड़की पसंद नहीं और लड़की को लड़का नहीं पसंद है, तो इससे क्या होता था, उनके रिश्ते में दरार आती थी और डाइवोर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती थी। ठीक है, तो इसलिए बाल विवाह जो था वो सही नहीं माना जाता था। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़के और लड़की की उम्र होनी चाहिए, यानी लड़के और लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि लड़के की उम्र जो है 21 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र क्या है 18 वर्ष होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन अगर आ सकता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार जो है लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो 16 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि 1961 ईस्वी में लाया गया स्टूडेंट। कब लाया गया, 1961 ईस्वी में इसको लाया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 ईस्वी में लाया गया था। दहेज प्रथा जो है स्टूडेंट कल भी था और आज भी है, बस क्या है आज उसकी रूप को बदल दिया गया है। आज लोग क्या कहते हैं कि मैं अपने बेटी को दे रहा हूँ एक उपहार के तौर पर, लेकिन कल भी दहेज थी, आज भी दहेज है, और हमेशा ये जो कुप्रथा है ये हमेशा रहेगी, क्योंकि इसका जो है ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं है। अब क्या है, अब जैसे मैंने बताया ना कि अब माता पिता क्या कहते हैं कि नहीं हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, और अब क्या है बेटी लोग भी अपने मतलब माता पिता से खुद वो डिमांड करती हैं कि नहीं हमें इस तरह की चीज़ों को चाहिए। तो आज क्या है, आज जो है मतलब दहेज प्रथा जो है अभी भी चरम सीमा पे है, बस क्या है उसका रूप बदल दिया गया है। ठीक है,
अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें अर्थदंड दिया जा सकता है, यानी बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें क्या सजा मिल सकती है, अर्थ या क्या अर्थदंड मिल सकता है। तो अर्थदंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अर्थदंड का मतलब होता है मुद्रा यानी पैसा। ठीक है, अर्थदंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मुद्रा यानी जुर्माना जो है कितना देना पड़ता है, मुद्रा सॉरी ऐसे लिखा है मुद्रा, तो वो क्या है कितना देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, तो जो है उनको कितने वर्ष की सज़ा हो सकती है, तो याद रखिए कि 2 वर्ष का कारावास और क्या है स्टूडेंट 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, यानी बाल विवाह अगर जैसे अब तो नियम आ ही गया है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जो पेरेंट्स या बहुत से लोग अगर बाल विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें क्या हो सकता है, अगर पता चल जाए तो उन्हें 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है और प्लस 1 लाख का क्या होगा, उनको जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट कि 1961 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1961 ईस्वी में लागू हुआ। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने प्रेरित करने पर, दहेज देने या लेने या होगा स्टूडेंट, ठीक है, या प्रेरित करने पर कितने वर्ष की सज़ा है तथा कितना अर्थदंड देना पड़ेगा। तो आप देखिए याद रखिएगा स्टूडेंट, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए बाल विवाह के लिए क्या था, 2 वर्ष की सज़ा और 1 लाख जुर्माना था। ठीक है, जुर्माना है, था नहीं है। और उसी तरह से दहेज लेने, दहेज देने या दहेज लेने के लिए प्रेरित करने के लिए कितने वर्ष की सज़ा और कितना जो है मुद्रा यानी पैसा देना पड़ेगा, ये प्रश्न आपका है यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष की कारावास होता है। ठीक है, जो व्यक्ति अगर दहेज लेता है, दहेज देता है या दहेज देने के लिए प्रेरित करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष की सज़ा हो सकती है, 5 वर्ष की कठोर कारावास हो सकती है। प्लस क्या होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 15,000 रुपये तक का जो है जुर्माना देना पड़ता है। 15,000 रुपये तक की क्या होगा स्टूडेंट, जुर्माना देना पड़ेगा। याद रखिएगा ये कितनी धनराशि है, तो आपका 15,000 है। ठीक है, दहेज लेने या उसको प्रेरित करने के लिए 15,000 रुपये तक की जो है धनराशि देनी पड़ेगी। फिर क्या है स्टूडेंट, अगर दहेज की राशि, ठीक है, अब देख लीजिए यहीं पे दूसरा पॉइंट भी हमने जोड़ दिया है कि 15,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर दहेज की राशि ज़्यादा है तो दहेज की राशि के बराबर उनको जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 20 लाख 30 लाख मांग रहा है और अगर पता चल जाए कि नहीं उसने 20 लाख दहेज मांगा है, तो अब क्या होगा, जो जुर्माना जो यहाँ पर नॉर्मल जो 15,000 था स्टूडेंट, तो अगर वो 25 लाख मांग रहा है तो उसको क्या है 25 लाख तब उसको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, तब उसको कितना देना पड़ेगा, 25 लाख जो है उसको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि लिंग चयन का निरोध अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा कि 1994 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ स्टूडेंट? 1994 ईस्वी में लागू हुआ। अब देखिए, अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, अब ये क्या है, लिंग चयन का निषेध हो गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमने क्या बताया, दहेज प्रथा या दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या कब लागू हुआ था? तो 1961 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, बाल विवाह के लिए कब कानून बनाया गया? तो 2006 में बनाया गया। ये सब आपकी जुबान पे जो है रटा होना चाहिए स्टूडेंट, इस तरह से कोरिलेट करके पढ़िए। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका कि लिंग चयन का निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1994 ईस्वी को लागू हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन आ सकता है PCPNDT। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? PCPNDT। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि PCPNDT जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप याद रखिएगा कि PCPNDT का फुल फॉर्म क्या होता है, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल
ठीक है, ये 2 बार नेटल हो गया स्टूडेंट। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये क्या है आपका PNDT का फुल फॉर्म है स्टूडेंट। ठीक है, कहीं कहीं आपको क्या हो सकता है स्टूडेंट, आपको सिर्फ ये दे सकता है कि क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है। मेरी बातों को भी आप लोग विशेष ध्यान से सुना करिए स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन आपका कि PNDT में PC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, याद रखिएगा PC का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और उस तरह से ये दोनों को हटा के इन चारों को दे सकता है, तो क्या बताएंगे कि प्री नेटल। ठीक है, यहाँ पर 2 बार नेटल टाइप हो गया है, तो इसको आप लोग मत लिखिएगा। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पे कि जो है PNDT को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, या हिंदी मतलब क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी में उसको हम कैसे जानेंगे, तो पूर्व गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम क्या होता है स्टूडेंट? पूर्व गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। ये क्या है, ये आपका इसका हिंदी में मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब आपको, जैसे कि बहुत से पेरेंट्स को क्या होता है स्टूडेंट, मतलब सभी को आप देखते हैं आज भी समाज में जो है मतलब महिला चाहे कितना ही वेल एजुकेटेड क्यों न हो जाए, लेकिन सबके दिमाग में क्या होता है, महिलाओं में तो नहीं लेकिन पुरुषों में जो है आज भी ये दिमाग में चलता है कि उनको क्या है, लड़का ही चाहिए। ठीक है, लड़का ही चाहिए। हमारे समाज का डिमांड क्या होता है कि हमारा जो बच्चा हो लड़का हो, लड़की ना हो। अगर 2-3 लड़के हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2-3 लड़की हो जाती है फिर तो चौथा जो बेबी होगा तो उसमें क्या करते हैं लोग, मतलब लिंग परीक्षण करवाते हैं कि लड़का है या लड़की है। अगर जान जाते हैं कि लड़की है तो वही क्या करते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं या एबॉर्शन करवा देते हैं। ये सब क्या, इसी को रोकने के लिए जो है ये एक्ट लागू किया गया। ठीक है, अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि लिंग चयन का निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड है। तो याद रखिएगा कि लिंग चयन का निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने पर हम क्या दंड हो सकता है स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कि 3 से लेकर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है स्टूडेंट। और क्या है, 10 से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। यानी जो व्यक्ति, जो माता पिता या अभिभावक अपने मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भाधान के दौरान लिंग परीक्षण करवाते हैं, या जो डॉक्टर लोग लिंग परीक्षण के लिए राय देते हैं, इसमें मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ माता पिता को ही सज़ा मिलेगी, नहीं, इसमें डॉक्टर लोगों को जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उनको, मतलब इन सभी को मिलेगा ये सज़ा कि अगर वो लिंग परीक्षण कराते हैं तो इन सभी को वो सज़ा है कि उनको या तो 3 से 5 वर्ष तक का मतलब कठिन कारावास की सज़ा होगी, या फिर 10 से लेकर 20,000 रुपये तक का उनको जुर्माना हो सकता है। ठीक है, वैसे भी लिंग परीक्षण करवाना नहीं चाहिए स्टूडेंट। आप लोग भी देखिए, भावी माताएं हैं, भविष्य में आप सभी माँ बनेंगी, तो याद रखिएगा कि इस तरह का जो अगर होता है आपके साथ अत्याचार, तो उसका आप मतलब ऑब्जेक्शन करिएगा, आवाज़ उठाइएगा कि ये गलत है। आप ठीक है, आप कुछ नहीं, आप बस 2 बेबी आप करके आप उसको छोड़ दीजिएगा, बस चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम हमारे लिए दोनों क्या है, समान है। लड़का हो चाहे लड़की, अगर लड़की नहीं रहेगी तो क्या ये संसार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए लड़का हो या लड़की, दोनों के बिना ये संसार, ये समाज जो है आपका नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इस तरह की अगर कुरीतियाँ अगर होती हैं तो उसका आप लोग ऑब्जेक्शन करिएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट की, घरेलू हिंसा निरोधक कानून किस सन में बना और किस सन में लागू हुआ। तो याद रखिएगा कि घरेलू हिंसा, देखिए ये तो सदियों से चला आ रहा है और ये सदियों तक चलता रहेगा, जब तक ये संसार है घरेलू हिंसा जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आज जो घरेलू हिंसा है तो उसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसमें जो है आज उसका रूप बदल दिया गया। पहले क्या था, पहले जो था आपका घरेलू हिंसा जो थी वो शारीरिक थी स्टूडेंट। ठीक है, आज क्या है, घरेलू हिंसा जो
डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, आज उसका रूप बदल कर आज वो क्या हो रहा है, मेंटल हो गया, मानसिक हो गया स्टूडेंट। जबकि पहले का जो घरेलू हिंसा था तो वो क्या था, वो समय वो भी अच्छा नहीं था स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा था। पहले के समय में जो घरेलू हिंसा होता था तो उस समय क्या था, उस समय जो फिजिकल जो वायलेंस होते थे, यानी उनको घर से मार पीट कर उनको बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है, महिलाओं का मतलब शोषण किया जाता था, ये सब क्या था, उनके जो शरीर पर जो घाव लगते थे तो वो समय के साथ क्या होते थे, वो भर जाते थे, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही क्या हुआ, मतलब उसका रूप बदल कर आज क्या हो रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि ये मतलब बहुत ही घातक रूप ले रहा है। हम अगर मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है स्टूडेंट तो आप जान सकते हैं कि तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। व्यक्ति जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और लास्ट स्टेज उनका क्या होता है स्टूडेंट, वो सुसाइड कर लेती हैं। तो इसीलिए क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस कल भी था और डोमेस्टिक वायलेंस जो है आज भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कल जो था वो डोमेस्टिक वायलेंस कम था और आज जो है ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। रूप जो है वो सिर्फ बदल दिया गया है, लेकिन कल भी जो था डोमेस्टिक वायलेंस था और आज भी था। तो इसके लिए क्या था, एक कानून, मतलब इसके लिए क्या हुआ, एक कानून बनाया गया। उसमें मतलब क्या कहा गया कि जो घरेलू हिंसा है वो किस सन में बनाया गया, स्टूडेंट याद रखिएगा कि 2005 में बनाया गया। और क्या हुआ, 2006 में उसको क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। 2005 में क्या था, इस कानून को बनाया गया और 2006 में इसे क्या किया गया स्टूडेंट, लागू किया गया, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय कानून में, ठीक है, भारतीय कानून में यौन हिंसा के तहत बलात्कार, छेड़छाड़ आदि के लिए कौन सी भारतीय दंड संहिता है। अब देखिए इसका आंसर भी हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है, 1860 की धारा 375 तथा बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376, ठीक है। यानी एक तरह से मान लीजिए कि बलात्कार के लिए जैसे कौन सी धारा है या किस सन में इसको मतलब लाया गया, तो याद रखिएगा कि ये आपका सन जो है 1860 है और धारा कौन सा स्टूडेंट, आपका 375 और 376। आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस तरह से भी बन सकता है कि धारा 375 और धारा 376 जो है किससे संबंधित है। तो आपको रहेगा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें, देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा कि मतलब यौन उत्पीड़न, ठीक है स्टूडेंट, या यौन उत्पीड़न। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि घरेलू हिंसा स्टूडेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका घरेलू हिंसा, याद रखिएगा इस तरह से भी आपको दे सकता है घरेलू हिंसा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका बाल विवाह, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाल विवाह। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो ये आपका मतलब जो है क्या भारतीय कानून में यौन हिंसा के तहत जो है मतलब सॉरी हमने प्रश्न पूछा कि धारा 375 और धारा 376 जो है किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, यौन उत्पीड़न से संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है कि सील भंग, भांग नहीं स्टूडेंट, सील भंग क्या है, ठीक है, सील भंग क्या है। तो अब याद रखिएगा किस तरह के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि सील भंग क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या गरिमा को ठेस पहुंचाना है, ठीक है। अब याद रखिएगा सील भंग क्या होता है, तो मतलब किसी भी स्त्री की लज्जा को भंग करना, यानी लज्जा भंग करना, पहला ऑप्शन हो जाएगा लज्जा भंग करना। आपराधिक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपराधिक बल का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गरिमा को ठेस पहुंचाना और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी। सील भंग क्या होता है, तो किसी महिला का जो है मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपराधिक बल का प्रयोग करके मतलब उनको मारना पीटना ये सब
जो है शोषण करना, ये सब क्या है उसी के अंतर्गत आता है। उसकी मतलब मान सम्मान, उसको मतलब बिल्कुल कहीं भी किसी भी समाज में खड़े होकर उसको लज्जित कर देना, ये सब क्या सब आपका सीलभंग के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट हमारा कि यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर विकास स्वतः ही हो जाएगा। यह कथन किसका है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यह कथन जो है हमारा किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। स्टेटमेंट भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर जो है आप लोगों का स्टेटमेंट से भी आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है हमारा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स नाम की जो पुस्तक होती है वो मतलब किसने लिखी है? तो याद रखिएगा कि इसको किसने लिखा है स्टूडेंट? तो लेडी बुस्टन क्राफ्ट लिखी है। ये स्टूडेंट यहाँ पर देखिए टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, ये आपका क्राफ्ट है स्टूडेंट, नहीं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं। ठीक है, जो एजुकेशन होता है उसका मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं, जीवन निर्माण के लिए ज़रूरी है। इसमें व्यक्ति के भीतर के सर्वोत्तम का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। किसका है स्टूडेंट? स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन लिया गया है। ठीक है, माने स्वामी विवेकानंद बहुत ही बड़े और बहुत ही मतलब एक तरह से मान लीजिए भव्य प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले थे। इनका आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो है आप कोई भी बुक लेकर पढ़िएगा तो ये समझ लीजिए आपके जीवनचर्या को ये बदल देंगे। इनके जो स्टेटमेंट हैं इतने प्रभावशाली है स्टूडेंट कि आपके मतलब जो है व्यक्तित्व का पूरा अच्छे तरह से एक तरह से निर्माण हो जाएगा, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक मतलब कहा जाए ना कि एक क्या बोल सकते हैं, ऐसे दार्शनिक थे जिनकी अगर राह पर अगर चला जाए तो देश भी विकास करेगा और मनुष्य जो है वो खुद का खुद जो है अब विकास कर सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे इनसे जुड़ी एक घटना मुझे याद आ गई। एक बार क्या था, मतलब विदेश में कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पर क्या था, तो वहाँ पर लंदन में कॉन्फ्रेंस था। तो लंदन की क्या थी, महारानी जो थी तो वो क्या की, उन्होंने हाथ मतलब इनके आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, मतलब शेक हैंड करने के लिए। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, हम मतलब मैं भारत का रहने वाला हूँ और मैं जो है सॉरी यहाँ पर शायद ना ये नहीं था, मतलब विदेश के कोई मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए थे तो वो सोचे कि मतलब हम भारतीय महिलाओं से हाथ माने मिलाएं। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरे यहाँ की जो हर एक औरत जो है, हर एक महिला जो है वो रानी है और रानी से कभी क्या होता है, हाथ नहीं मिलाया जाता, उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। मतलब वो मतलब महिला को भी एक रिस्पेक्टेड पद से देखते थे या इनका एक बहुत बड़ा ओपिनियन रहता था महिलाओं के प्रति, बहुत ही मतलब सम्मानजनक। तो सोचिए कि तभी से क्या कहा गया कि भारत की जो महिलाएं होती हैं वो रानी के समान होती है, लक्ष्मी के समान होती हैं। मतलब ये माना हमारे धर्म में भी इस हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में भी इसको मतलब शामिल किया गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो लक्ष्मी, दुर्गा, काली सबका रूप होती हैं। हाँ, तो लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मतलब पूरी मतलब दुनिया के सामने कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी देश की हर एक महिला क्या है, रानी है, इसलिए रानी से कभी हाथ नहीं मिलाया जाता, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तो सोचिए एक मतलब एक हम लोग की गरिमा के लिए उन्होंने कितने मतलब रेस्पेक्टेडफुल जो है वर्ड्स का जो है इस्तेमाल किए। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से मान लीजिए बहुत बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत ही प्रतिभाशाली दार्शनिक थे स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है कि जिस माँ की छत्र छाया में, ठीक है, जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय है। यह कथन किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि महिला शिक्षा से संबंधित समस्या है। महिला शिक्षा से संबंधित समस्या क्या है?
पहला ऑप्शन है गरीबी, दूसरा ऑप्शन है आधुनिकीकरण का अभाव, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक संरचना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इस चैनल पर आप लोगों का कौन कौन सा कोर्स चलता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस चैनल पर जो है आप लोगों का को करिकुलर चलता है। स्टूडेंट ठीक है, कौन कौन सा कोर्स है आपका, को करिकुलर है। और आप लोगों का जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस पर होम साइंस जैसे गृह विज्ञान विषय भी आप लोगों का इसी पर चलता है। गृह विज्ञान में आप लोगों का ग्रेजुएशन जो है BA BSc के जितने भी स्टूडेंट हैं इस पर मतलब 3 सालों 6 सेमेस्टर की क्लास चलती है। और प्लस आप लोगों का जो MA के जो लोग हैं उनकी भी क्लास चलती है। स्टूडेंट देखिए इस बार क्या है, आप लोगों का 6ठा सेमेस्टर है, फाइनल ईयर है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो किसी भी मतलब सब्जेक्ट से जुड़े हों, अगर वो होम साइंस से MA करेंगे तो उनको मतलब बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट आप जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि होम साइंस के 5 ब्रांच हैं, पाँचों ब्रांच में किसी भी एक ब्रांच से आप होम साइंस से MA करिए, ये बहुत ही स्कोपिक विषय है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप होम साइंस से MA नहीं करते हैं, अगर कोई दूसरा विषय है, लेकिन PG आप ज़रूर करिएगा, MA आप ज़रूर भी करिएगा। स्टूडेंट चाहे किसी भी सब्जेक्ट से MA आप ये ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करके फिर उसको ब्रेक आप लोग मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप लोग मास्टर डिग्री भी ले लें, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डिग्री कौन होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि मास्टर डिग्री होता है, इसके ऊपर कोई भी डिग्री नहीं होती है। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, B.Ed हो गया, M.Ed हो गया, PhD हो गया, MPhil हो गया, तो ये सब क्या है, ये आपकी दीक्षा से संबंधित है। स्टूडेंट ठीक है, याद रखिएगा कि ये सब क्या है, ये सब आपका दीक्षा से संबंधित है। B.Ed BTC M.Ed और PhD ये सब क्या, ये सब आपका दीक्षा से संबंधित है। लेकिन अगर शिक्षा जगत की हम बात करते हैं तो शिक्षा जगत में सबसे बड़ी डिग्री जो होती है आपकी मास्टर डिग्री होती है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, MA का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं होती स्टूडेंट, याद रखिएगा। और ये सब जितनी होती है, B.Ed है, BTC है, M.Ed है और आपकी PhD है, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी दीक्षा से आप इसको ग्रहण कर रहे हैं। स्टूडेंट इसकी उपाधि ले रहे हैं, ये ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एजुकेशन ले रहे थे। एजुकेशन में सबसे बड़ी डिग्री जो होती है आपकी मास्टर डिग्री होती है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग मतलब MA ज़रूर करिएगा। MA करने से क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो है माइंड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप चीज़ों को समझ पाते हैं, सही और गलत में क्या निर्णय लेना, ये सब कुछ मतलब एक तरह से मान लीजिए एक आपका अच्छा सा मतलब अच्छा वाला व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट जरूर होइएगा। ओके, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि महिला संगठन किस प्रकार की कार्य करती है। तो महिला संगठन किस प्रकार का कार्य करती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका मतलब शिक्षा से भी कार्य करती है, स्वास्थ्य से भी कार्य करती है, रोजगार से भी कार्य करती है, किसी को न्याय दिलाना उससे पर भी कार्य करती है, सामाजिक सुरक्षा के लिए भी करती है, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, महिला संगठन के उद्देश्य हैं। महिला संगठन के क्या क्या उद्देश्य हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि महिला समृद्धि है, सामूहिक न्याय है स्टूडेंट, सामूहिक उत्थान है, प्रेरणा तथा एकता है, नेतृत्व और सकारात्मक बदलाव है, कड़ी से कड़ी रक्षा है और उपरोक्त सभी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला समूह के उदाहरण हैं, यानी कौन कौन सा जो समूह है जो भारत में चलता है महिला समूह से जो है संबंधित है। तो याद रखिएगा कि पहला क्या है आपका स्वयं सहायता समूह, दूसरा क्या है आपका महिला किसान सभा, तीसरा क्या है आपका महिला औद्योगिक समूह, चौथा क्या है नारी अदालतें, पांचवा क्या है NGO तथा कार्यकर्ता समूह, छठा क्या है राष्ट्रीय महिला परिषद 1925। अब देखिए यहाँ पर हमने 1925 क्यों लिख दिया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन यहाँ एक बन सकता है कि राष्ट्रीय महिला परिषद की जो है स्थापना कब की गई थी या इसका गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका 1925 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या सातवां क्या अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये देखिए हमने आपको यहाँ पर डेट लिख दिया 1926। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है किस सन में
बना है या किस सन में स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा 1926। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे क्रॉस क्वेश्चन भी बन रहे स्टूडेंट, तो उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी मतलब डाउट्स ना हो रहे स्टूडेंट। ठीक है, समय कम है, समय कम में भी अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लाए हैं स्टूडेंट। बस आप लोग को क्या करना है, 2 से 3 बार एक एक वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें हैं जो है क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि देश सेविका संघ जो है 1930 ईस्वी, देश सेविका संघ का जो है कब लागू किया गया था या कब लाया गया, तो 1930 ईस्वी में। आप देखिए देश सेविका संघ का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, तो राष्ट्रीय महिला स्वयं सेवी संगठन। क्या नाम होता है, राष्ट्रीय महिला स्वयं सेवी संगठन होता है। फिर क्या स्टूडेंट, स्वरोजगार महिला संघ कब लाया गया था, तो 1972 ईस्वी में। स्वरोजगार महिला संघ कब लाया गया था स्टूडेंट, 1972 ईस्वी में। अब 10वां क्या है, तो स्नेहालय, मतलब जो प्रेम होता है ना, जैसे कि जो बच्चे आप देखते हो बहुत से बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, या बच्चों को क्या करते हैं जो माँ बाप मतलब जो लापरवाह होते हैं, अनकेयरलेस होते हैं, तो बच्चों को रोड पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों का जो उत्पीड़न होता है, तो उनको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए क्या मतलब लाया गया, तो याद रखिएगा कि उनके लिए एक मतलब संस्था खोली गई जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेहालय बोलते हैं स्टूडेंट। स्नेह होता है ना प्यार, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1979 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला क्या है, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क 1995। नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क जो है वो मतलब किसका उदाहरण है, तो भारतीय महिला संगठन का उदाहरण है। और ये नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला क्या स्टूडेंट, महिला किसान अधिकार मंच या फिर मकाम। ठीक है, महिला किसान अधिकार मंच को दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, मकाम बोलते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि महिला संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो याद रखिएगा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना ये विशेषता है, सामाजिक जागरूकता लाना, फिर क्या स्वास्थ्य तथा आर्थिक समृद्धि, शिक्षा तथा जागरूकता, सामाजिक सेवा तथा उपयोगी कार्यक्रम, और लॉबी और नेतृत्व। ये क्या है, ये आपके जो 6 जो है ये क्या है स्टूडेंट, विशेषताएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, महिला संगठन के प्रकार हैं। महिला संगठन के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा कि पहला क्या है स्टूडेंट, नारी मोर्चा, दूसरा क्या है नारी संगठन, तीसरा क्या है महिला सेवा निगम, चौथा क्या है नारी समृद्धि संगठन, पाँचवा है नारी संगठन एवं सामूहिक शक्ति, छठा है महिला सशक्तिकरण संगठन, और सातवां क्या अस्थाई महिला समूह। ये सब आपके महिला संगठन के प्रकार है स्टूडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा कि क्या है, ये सारे आपके महिला संगठन के प्रकार है। जो बच्चे हमारे एमए, ठीक है स्टूडेंट, एमए गृह विज्ञान से करेंगे तो उनको कोई किसी भी तरह का जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो हम आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं स्टूडेंट। आप एक बार इस चैनल से जुड़ गए तो आप पीजी कीजिए, ठीक है, पीजी कीजिए। उसके बाद आपको अगर नेट जीआरएफ की भी तैयारी करनी तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। अगर आप लोग एमए करने के बाद बीएड कर लेते हैं जो बच्चे, या ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड करते हैं, तो उनको मतलब टीजीटी पीजीटी जो है स्टूडेंट, आप लोग सभी लोग सुन रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी अगर इसकी भी तैयारी करना है तो उसके लिए भी क्या है, ये सारे यूजी के जितने भी क्लास हैं, जितने भी मतलब 6 सेमेस्टर के क्लास हैं, तो ये सारे आपके क्या हैं मतलब टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से मैच करते हैं। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि ये सारे जितने भी बेसिक चीज़ें हैं आपके जो एनईपी आई है, तो उसमें क्या है सारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का सिलेबस को मतलब बनाया गया है। तो आप लोग को कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपको आपके क्वेश्चन के लेवल भी मैं बढ़ाऊँगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो एमए से होम साइंस से एमए करेंगे तो उनको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट कि महिला संगठन किस प्रकार के कार्य करती है। तो याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका स्नेहालय जो है क्या है। तो याद रखिएगा कि ये आपका क्या है स्टूडेंट, तो गैर सरकारी संगठन है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है आपका गैर सरकारी स्नेह से क्या स्नेहालय है स्टूडेंट।
ठीक है, तो ये क्या है, आपका गैर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नारी वर्ग की कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, समानता का व्यवहार व अधिकार प्राप्त हो, महिला अधिकारों का ज्ञान दिया जाए, अच्छा वातावरण दिया जाए, और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का प्रारंभ कब किया गया। तो याद रखिएगा कि 1995 ईस्वी में किया गया। कब किया गया स्टूडेंट, 1995 ईस्वी में किया गया स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपकी हार्डी क्लास जो है आप लोगों की आज की क्लास मुझे लगता है 45 मिनट्स का हो गया है। ठीक है, तो अब इतना तो लंबा हो ही जाएगा। तो अब मेरी बात यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा कि जो भी हमने मॉडल पेपर करवाया है स्टूडेंट, ठीक है, इस समय जो भी आपको मॉडल पेपर हमने दिया है उसको आप लोग विशेष ध्यान से देख लीजिएगा। मॉडल पेपर आपका कौन कौन सा, 1 मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर और 3 मॉडल पेपर। और आज का जो मॉडल पेपर है वो क्या आपका सुपर मॉडल पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, तो सुपर मॉडल पेपर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, और आप लोगों का पेपर कैसा हुआ जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और मैंने जितना मेहनत किया स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ बस वीडियो को आप लोग 3 से 4 बार देख लेंगे, आप लोग के सारे पॉइंट्स जो है क्लियर। तो एक ही वीडियो नहीं स्टूडेंट, सारे वीडियो को 4 जो है मॉडल पेपर अभी हमने जो दिया उसको देख लीजिए। पर ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, टोटल हमको लग रहा है कि 7 वीडियो या 8 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का ये क्लास का हुआ होगा। ठीक है, तो बस 8 वीडियो तो आप लोग 10 घंटे में आराम से देख लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और अच्छे से आप लोग पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।